दोस्तों नमस्कार। एचपीएससी की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ जो धरना पंचकुला में चल रहा है उसको लगभग 2 महीने को होने को आ गए हैं। आज हम गोहाना में हैं और हमारे साथ प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सी डी शर्मा जी हैं। डॉक्टर सी डी शर्मा जी सिर्फ सर्जन नहीं हैं, डॉक्टर सी डी शर्मा जी बहुत अच्छे छात्र हैं। सर, छात्र कह सकते हैं आपको? बिल्कुल, मैं छात्र हूँ। दर्शन शास्त्र के, फिलोसफी के, सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान के। कार्ल मार्क्स, भगत सिंह पे जितने लोग मैंने देखे हैं पढ़े लिखे, जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, डॉक्टर साहब का भगत सिंह में बहुत गहरा इंटरेस्ट है और बहुत शानदार काम डॉक्टर साहब ने किया है कि भगत सिंह के आर्टिकल ट्रांसलेट किए हैं। तो जो साथी खासकर भगत सिंह में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो डॉक्टर साहब से आगे गोहाना मिल भी सकते हैं और डॉक्टर साहब ने जो ट्रांसलेशन किया वो बुक भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास भी वो बुक, अगर आपको किसी को चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सएप करना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि जो फिलोसॉफिकली बहस हरियाणा में चल रही है कि जिनके 35% भी नहीं आए वो धरने पे बैठे हैं, ये बच्चे नालायक हैं, इनको जॉब लगना ही नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या विचार है इस पे, 35% के क्राइटेरिया पे, और बच्चे नालायक हैं या क्या है? मेरे विचार से ना सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, बल्कि एचपीएससी या हरियाणा सरकार, क्योंकि ये हरियाणा सरकार का ही संस्थान है एचपीएससी, ये जो इन्होंने फिल्टर्स लगाए हैं, बल्कि स्क्रीनिंग टेस्ट भी, ये टेस्ट भी बिल्कुल गैर जरूरी है। क्योंकि जो भी बच्चे इन परीक्षाओं में अपीयर होते हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो पहले ही एक राष्ट्रीय स्तर के फिल्टर से गुजर चुके होते हैं। जो यूजीसी है वो इन बच्चों का एक राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट कंडक्ट करती है, ठीक है, नेट, एनईटी जिसे कहते हैं, और ये सारे बच्चे नेट क्लियर्ड हैं और बहुत से बच्चे तो वैसे हैं जो कई बार नेट क्लियर कर चुके हैं। तो जब पहले ही वो एक बड़े व्यापक छलनी को पार कर चुके हैं, उसके बाद आप उनको फिर कदम कदम के ऊपर उनको ऐसा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके सिलेक्शन के अंदर बाधाएं उत्पन्न कर रहे हो। बेसिकली ये जो फिर कुल मिलाकर के समग्रता में जो प्रोसेस हो जाता है, ये बच्चों को सेलेक्ट करने के बजाय कि किस प्रकार न्यूनाति न्यून दिखावे के तौर पे कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कम बच्चों को लेना है और बिल्कुल क्वालिफाइड और एलिजिबल और होनहार बच्चों को जानबूझ करके उस हमें सिलेक्शन के प्रोसेस से निकालना है, उनको रिजेक्ट करना है। बेसिकली प्रक्रिया ये, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये इस तंत्र का एक इंटरनल डायनेमिक है। अब मैं तो ये कहता हूं, एक अभिभावक के नाते हरियाणा में लाखों लाख परिवारों को हजारों हजार शिक्षक हर विषय में चाहिए। जैसे इंग्लिश में आपने 613 पद निकाले, मेरी ख्याल से इससे 2 गुना से भी अधिक पदों की हरियाणा के अंदर जरूरत है कॉलेजों में, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो पहले ही आप पद कम निकाल रहे हैं, इंग्लिश के तो हमारे बच्चे सफर करते हैं, और उसके बाद आप जितने भी आपने कम पद निकाले उनका भी आप चतुर्थांश भी, 25% भी आप बमुश्किल भर रहे हैं। और दूसरी बात, एक गरीब बच्चे के लिए यहां पर बहुत ही अनलेवल प्लेइंग फील्ड है, और जो समाज के जो वंचित तबके हैं, एजुकेशनली कल्चरली जो बैकवर्ड तबके हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको हमें विशेष रूप से, जिनका अफर्मेटिव एक्शन करके उनको हमें सेलेक्ट करना चाहिए, और संविधान में इसका बाबा साहब ने प्रोविजन भी करवाया अपने प्रयासों के द्वारा। तो बेसिकली हम संवैधानिक प्रक्रिया के ही विपरीत जाकर के कि किस प्रकार समाज के इन हाशिए पर पड़े हुए तबकों के बच्चों को सेलेक्ट होने से रोकें, ये किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं कहता हूं कि लोगों को भी इस बारे में क्लैरिटी दे करके, जो ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ना सिर्फ हमें इनके आंदोलनों को का समर्थन है, बल्कि मैं इसका एक दूसरा एंगल भी देखता हूं कि जिस प्रकार की व्यापक गतिविधि पूरे हरियाणा प्रांत में और आजकल सोशल मीडिया की वजह से पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जा रही है, ये बच्चे हमारे समाज की समग्रता में, एससी बीसी ओएससी इन समाजों की विशिष्टता में, लेकिन समग्रता में ये पूरे समाज का ही भला कर रहे हैं, समाज की एक चेतना को ये जागृत कर रहे हैं। और इनका ये प्रयास जो सरकार कितना भी
अपनी कोशिश करे उसको विफल करने का, लेकिन इनका ये प्रयास सार्थक है और सार्थक होगा। डॉक्टर साहब का हाथ बहुत साफ है जब डॉक्टर साहब सर्जरी करते हैं, ये हमने बचपन से सुना है। और जब डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी और फिलोसफी के बारे में, तो डॉक्टर साहब वहां भी बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। और दोस्तों ये आप सबको पता है, मैं डॉक्टर साहब को दिखा रहा था डॉक्यूमेंट कि कैसे एमडी यूनिवर्सिटी में 10,000 रुपए पर मंथ में रखे जा रहे हैं या जीजे में 15,000 रुपए पर मंथ में रखे जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप एक बात हमेशा बताते हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी बताओ जरूर। ये बात इसलिए है कि अब जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इतना भयंकर शोषण का दौर चल रहा है कि अब ये हमारे पीएचडी जो किए हुए छात्र हैं, जो इतने हाईली क्वालिफाइड छात्र हैं, उनसे भी ये फोर्स्ड लेबर करवाना चाहते हैं। ये फोर्स्ड लेबर, जबरिया करवाया हुआ श्रम है। क्योंकि एक देश के अंदर ये बेरोजगारी का डाटा बहुत कम करके बताते हैं। मेरे हिसाब से हर तीसरा युवक अब बेरोजगार है, उनको रोजगार चाहिए। अब देश में एक उसको रिजर्व्ड आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड्स कहते हैं, जो रिजर्व से मतलब इतनी करोड़ों की तादाद में जो हमारे बेरोजगार बच्चे बैठे हैं। अब मरता क्या ना करता, आप चाहे उनको 5,000 रुपये दें, उसके लिए भी हमारा यूथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप मजदूरों को देखते ही हैं, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेजेज ये तय करते हैं। वो न्यूनतम वेज भी आज ये मजदूरों को नहीं देते हैं, उसके लिए भी मजदूरों को संघर्ष करना पड़ता है। और आप ये देखिए, न्यूनतम मजदूरी हरियाणा में इवन मनरेगा मजदूरों को भी 350 रुपये हो, 350 या 450 इसी दायरे में हरियाणा में है। लेकिन यूनिवर्सिटी के पीएचडी किए हुए छात्रों से ये पूरे सेमेस्टर की यानी कि 6 महीने में 60,000 रुपये दे करके, यानी कि प्रतिमास 10,000 रुपये दे करके, यानी कि दैनिक उनको 350 रुपये से भी कम देना चाहते हैं। तो कितनी दयनीय स्थिति इन्होंने हमारे समाज की कर दी है। मैं ये कहता हूं कि ये हमें हमारे अति शिक्षित बच्चों को भी पशवेत्तर जिंदगी गुजारने के लिए विवश कर रहे हैं। तो ये क्यों बर्दाश्त करेंगे? सारा नौजवान, अब ये सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं है, इसका एक व्यापक असर होगा और ये सारे के सारे नौजवान अब इसको समझ करके खड़े होंगे। और डॉक्टर साहब आपने पशवेत्तर शब्द इस्तेमाल किया, तो बहुतों को पता नहीं होगा पशवेत्तर का मतलब क्या है। पशवेत्तर का मतलब ये है, आप मेरी बात समझे, मैं एक गाय रखता हूं, उस गाय का खाना खिलाने में भी मुझे 10,000 रुपये से अधिक मेरा महीने का खर्चा है, उस गाय का और उसके बछड़े का पालन पोषण का भी। ठीक है, और हम तो आदमी हैं, हमारा तो ये सिर्फ यूं तो नहीं कि सिर्फ पेट भरने से वास्ता है, हमारे जीवन की और भी जरूरियत है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बच्चा अपने परिवार को 10,000 रुपये में जब हम एक पशु को भी ढंग से नहीं पाल सकते हैं, तो किस प्रकार मानव परिवार का भरण पोषण होगा? ये बड़ी चिंता की बात है, बड़ी शर्म की बात भी है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये शर्मसार बात है। बच्चे पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब, मजबूर हैं वो उनकी व्यवस्था है। वो बेरोजगारी के चलते, भयंकर गरीबी के चलते, परिवार के अंदर अपनी बहन की शादी के लिए वो 5-5 रुपए सैकड़ा कर्जा उठाते हैं। समझे मेरी बात? तो मरता क्या न करता? तो